नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने संज्ञा के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा की थी दोस्तों। और आज का हमारा जो बिंदु है दोस्तों, वो है दूसरा विकारी शब्द। तो दोस्तों, आगे हमारे बिंदु पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और घंटी के निशान को दोस्तों ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारी क्लास 2.0 का दोस्तों यह स्लोगन है कि कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए। इसी मकसद के साथ हमने ये कक्षाएं शुरू की है दोस्तों। तो आज का हमारा दूसरा विकारी शब्द है वो है सर्वनाम दोस्तों। तो सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सर्व प्लस नाम अर्थात सब का नाम। तो दोस्तों, इससे इसकी परिभाषा बन जाती है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो भी शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर जिसको हम काम में लेते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर बात करें हम तो राम है, राम संज्ञा है। अगर उसके स्थान पर हम दूसरे शब्द का प्रयोग करें वह, तो वह सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। पेड़ है वो संज्ञा है, लेकिन इसके लिए हम उसका सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में, प्रकारों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के। तो दोस्तों, हमारे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो दोस्तों जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो भी शब्द इसमें होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में वो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग में किए जाते हैं, इसलिए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो अब इसमें 3 हो गई। देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए, तो ये 3 पुरुष हो गए दोस्तों, इसीलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए इसमें, तो जैसे मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, तुम्हें, आप, उसे, उसकी आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो हमने बात की कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए वह, ये 3 पुरुष होते हैं। इनको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं दोस्तों? तो कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं एक वचन है और हम बहुवचन है, तो मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, हम चलेंगे, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष की बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो मध्यम पुरुष है वो होता है सुनने वाला। जैसे इसमें तू, तुम, आप, आपने, तूने आदि। तो इसमें तू तो छोटे जो खुद से छोटा होता है सुनने वाले से, उसके लिए, और तुम छोटे व समूह में ज़्यादा हो उसके लिए तुम। आप शब्द जो होता है या आपने, ये आदर से बड़ों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। जैसे तुम पढ़ा करो, तुम भी, तू आ भी जा, इस प्रकार के शब्द आते हैं इसमें दोस्तों। अगर बात अन्य पुरुष की जाए तो अन्य पुरुष होता है वह जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में कहा जाए। जैसे वह, वे,
वह, ये, उनसे, यह, उन्होंने, उन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसे, उससे आदि यह शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे वह खेलेगा, उन्होंने पत्र लिखा है, वे उधर जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो यह शब्द होता है वह तो एक वचन और जो पास में हो उसके लिए प्रयोग में किया जाता है, और वह है वो एक वचन, वह दूर जो हो उसके लिए कहा जाता है। जैसे वह ईमानदार है, इस वाक्य में 3 पुरुष हैं। एक इसमें ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें तीनों पुरुष होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि वह ईमानदार है, तो इस वाक्य में 3 पुरुष हैं। इस वाक्य में 3 पुरुष हैं दोस्तों। जैसे एक तो मैं कह रहा हूँ कि वह ईमानदार है, तो इसमें एक पुरुष तो ये हो गया, और वह इसमें वो जिसके अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ईमानदार हैं, ईमानदार अन्य के बारे में बात हो रही है और आप सुन भी रहे हैं, इसलिए इसमें तीनों पुरुष इस वाक्य में हैं। तो इसमें दोस्तों उत्तम पुरुष में मैं एक वचन और हम बहुवचन प्रयुक्त किए जाते हैं, और मध्यम पुरुष में तू छोटे के लिए और तुम छोटे व समूह में ज़्यादा हूँ उसके लिए, और आप को बड़ों, आपसे, आप शब्द हैं उसको बड़ों को आदर से प्रयोग में लिया जाता है। और अन्य पुरुष जो होता है इसमें यह तो एक वचन व पास में जो हो उसके लिए, और वह एक वचन व दूर में हो उसके लिए, और ये बहुवचन भी हो और पास में भी हो उसके लिए, और वो सर्वनाम जो शब्द होता है वो आदर सूचक शब्द होता है। जैसे वह ईमानदार है, तो इसमें अन्य पुरुष प्लस पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरे हमारे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो दोस्तों जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि यह, वह, ये, वे, वो इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि ये निश्चितता बताने वाले शब्द तो होते ही हैं। और यदि इसमें यह, वह, ये, वे, वो इन 5 शब्दों का प्रयोग अगर किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन दोस्तों यदि इनका ही प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए अगर किया जाएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष भी हो जाएगा। इसलिए यह बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इन 5 शब्दों का प्रयोग जैसे ये, यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग यदि संज्ञा शब्दों से ठीक पहले हो तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर संज्ञा के ठीक बाद इनका प्रयोग न हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये होते हैं। जैसे दोस्तों यह मेरी कमीज है, तो इसमें कमीज है वो संज्ञा शब्द है, और मेरा जो सर्वनाम का जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, यह संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर इसकी जगह हम यूँ प्रयुक्त करते हैं कि यह कमीज मेरी है, तो इसमें कमीज शब्द है वो मेरी सर्वनाम सूचक शब्द है, उससे ठीक पहले, यानी ये जो संज्ञा शब्द है कमीज यह पहले आ गया इस सर्वनाम शब्द से, इसलिए यह निश्चय संकेतवाचक विशेषण का हो जाता है। लेकिन यह मेरी कमीज है, इसलिए यह संकेत निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मोहन का मकान है, यहाँ संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द पहले आ रहा है तो यह निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला हमारा प्रकार है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो तो निश्चितता बताते हैं दोस्तों, लेकिन जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो अनिश्चितता बताते हैं, यानी ये निश्चितता को नहीं प्रकट करते। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अर्थात जिस भी सर्वनाम शब्द से हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, हमें ज्ञान न हो किसी निश्चितता के बारे में, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें शब्द है कोई दरवाजे पर खड़ा है, किसी ने कूड़ा फेंका है, तो इसमें कोई, किसी, कुछ, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो निश्चितता नहीं प्रकट करते हैं दोस्तों। अगर हम यह कहें कि मोहन दरवाजे पर खड़ा है, तो ये तो संज्ञा शब्द हो जाएगा, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ा है, अगर हम किसी का नाम लेकर कहें तो ये तो निश्चितता बता देता है। लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो यह कोई का अर्थ इसमें हम नहीं लगा सकते कि कौन खड़ा है। किसी ने कूड़ा फेंका है, तो इसमें किसी का अर्थ हम निश्चितता हम नहीं कर पाते हैं कि किसने फेंका है। इसी प्रकार कोई आया है, कुछ दे दीजिए, तो कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ चमक रहा है, इस प्रकार इसमें निश्चितता हम नहीं कर पाते हैं। फिर है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे एक तो हमें यह ध्यान में रखना कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अंतिम में लगा होता है, अंत में। जैसे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शादी में कौन जाएगा, तो इसमें जो क्या है, कौन, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे इसमें तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो इसमें तुम्हारे हैं वो तो हो गया सर्वनाम। अब क्या जो है वह सर्वनाम वाचक, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो इसमें क्या जो शब्द है वो है। मेरा अब जो उत्तर देता है, जैसे तुम्हारा आपका नाम क्या है, तो इसमें आपका है वो तो सर्वनाम हो जाएगा, आपका शब्द है वो सर्वनाम हो जाएगा। और क्या है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जब वो उत्तर देता है कि मेरा नाम राम है, तो जो मेरा होता है वह सर्वनाम संबंध हो जाएगा और राम है वो संज्ञा हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार अगर इसमें प्रश्नवाचक में देखें तो इसमें कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, इस प्रकार के शब्द हमें मिलेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिलेगा। तो किस शब्द को भी संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। हमारा अगला जो प्रकार है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। अर्थात संबंध का जो भी बोध कराए, अर्थात जो संबंध का बोध कराए, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में इसमें मेरा, मेरी और मेरे ये शब्द एक वचन के लिए और हमारा, हमारी, हमारे बहुवचन के लिए। और मध्यम पुरुष में तेरा, तेरी, तेरे एक वचन के लिए और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे ये बहुवचन के लिए। और आपका, आपकी और आपके ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आदर्शसूचक शब्दों के रूप में प्रयोग में हम करते हैं। और अन्य पुरुष जो होता है इसमें इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके ये आदर्शसूचक शब्द होते हैं। और जिसका, जिसकी, जिसके ये शब्द इन में प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन यदि संबंध कारक की विभक्तियों को का, के, की या रा, रे, री या ना, ने, नी, ये जो संबंध कारक की विभक्तियां हैं, इनको यदि पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़ा जाए तो इसका नया रूप संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है दोस्तों। जैसे मोहन का भाई, मोहन की बहन, यह संबंधवाचक आता है। जैसे बात करें हम, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो जो मेहनत करेगा उसका संबंध सफलता से होगा दोस्तों, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। या बात करें जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी शब्द है वो सर्वनाम है, उसकी
वह यह भी सर्वनाम शब्द है। लेकिन इसकी जगह अगर हम यह लिख दें मोहन की लाठी मोहन की भैंस, तो यह मोहन शब्द सर्वनाम की जगह संज्ञा है, मोहन की भैंस तो यह भी संज्ञा होगी। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह संबंधवाचक सर्वनाम, यानी मोहन की लाठी है तो मोहन की ही भैंस, तो भैंस का और मोहन का संबंध हो जाता है। उस प्रकार जिसकी और उसकी, तो उसके साथ भैंस का संबंध है कि भैंस उसकी ही है जिसकी लाठी है। और इसी प्रकार वह मेरी पुस्तक है, यह तो रेखांकित हो जाता है। अगर हम बात करें वह शब्द को रेखांकित करके, तो वह मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चयवाचक, अगर हमें प्रश्न में पूछा जाए कि वह मेरी पुस्तक है और उसमें वह शब्द अगर हमें रेखांकित करके पूछा जाए कि इसमें जो वह शब्द है वो रेखांकित है, तो यह किसका सूचक है, तो किस सर्वनाम का सूचक है, तो वो तो निश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। लेकिन अगर इसी शब्द को वह मेरी पुस्तक है, इसमें अगर वह शब्द को रेखांकित न करें और मेरी शब्द है उसको रेखांकित करें, फिर अगर पूछा जाए तो इसमें जो मेरी शब्द रेखांकित है वो संबंधवाचक है, क्योंकि वह और पुस्तक इसके बीच में मेरी है, वो मेरी जो शब्द है वह संबंधता दर्शाता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें निजवाचक सर्वनाम की दोस्तों, इसमें कुछ मिस टाइप हो गया है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करके रख लेना दोस्तों कि निजवाचक सर्वनाम यदि आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर और कर्ता स्वयं यानी कहने वाला जो होता है वह स्वयं के लिए कर लेता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें अपना, अपने, आप इस प्रकार के शब्द आते हैं, लेकिन यह स्वयं के लिए प्रयोग हो तो वह निजवाचक, निज यानी अपना। तो जैसे माँ आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूँगा, तो इसमें जो पहला माँ के बाद शब्द है आप, वह तो आदर्श सूचक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरा जो शब्द है अपने आप, यह कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, इस प्रकार इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यदि परिचय के संदर्भ में भी बात करें तो आपका प्रयोग हो तो वहाँ पर अन्य पुरुष होने से पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। जैसे देखिए गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें आप परिचय के संदर्भ में हैं, इसलिए अन्य पुरुष और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन अगर परिचय के संदर्भ में न हो और जो कर्ता स्वयं के लिए, वाचक स्वयं के लिए अगर प्रयोग में ले, तो वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज हमने चर्चा की है सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमारी अगली कक्षा की वीडियो की सूचना आपको ज़रूर मिल सके दोस्तों। आप अपना सहयोग दें हमें, ताकि हम जन जन तक ये पहुंचा सकें, हमारी जो सेवा है आप तक पहुंचा सकें दोस्तों। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, हमारे अगले विकारी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जय भारत, जय माँ भारती।